हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से केमिस्ट्री की इस अगली क्लास में। पिछली क्लास में हमने वीडियो वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। अब हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है विद्युत रसायन या वैद्युत रसायन, एक ही बात है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। 12th केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स भी इससे आ जाते हैं और थ्योरी के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो विद्युत रसायन, नाम से ही पता चल रहा है, विद्युत प्लस रसायन, केमिस्ट्री प्लस इलेक्ट्रिसिटी दोनों। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है? तो नाम से पता चल रहा है कि विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा की बात की जा रही है यहाँ पर, यानी विद्युत ऊर्जा के रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन और रासायनिक ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन का अध्ययन रसायन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? वैद्युत रसायन बोलते हैं। जैसे आप सेल देखते हैं, है ना, तो सेल में क्या होता है? केमिकल भरा हुआ होता है। कोई भी घड़ी में जो डलने वाला पेंसिल सेल होता है उसमें कोई केमिकल है, और सेल को हम जो ही उस क्या बोलते हैं, घड़ी में लगाएंगे तो लगाने के पश्चात क्या होता है? घड़ी चलने लग जाती है। मतलब उसके अंदर किसी प्रकार की ऊर्जा है और वो ऊर्जा उस घड़ी को मिल रही है जिससे वो क्या कर रही है? काम कर रही है, ठीक है। छोटी बैटरीज होती है, उनमें भी सेल डला हुआ होता है, तो बैटरी को जलाने के लिए कौन सी ऊर्जा चाहिए? विद्युत ऊर्जा चाहिए। और आपने वहाँ उसमें डाल क्या रखा है? ऊर्जा के स्रोत के रूप में आपने सेल डाल रखा है। तो सेल क्या करता है? सेल के अंदर जो केमिकल्स हैं उनके अंदर कोई रिएक्शन होती है और उस रिएक्शन के फलस्वरूप ऊर्जा प्राप्त होती है, और वो ऊर्जा का स्वरूप क्या होता है? विद्युत ऊर्जा होता है। तो रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा अगर ऊर्जा मिल रही तो रासायनिक ऊर्जा, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में हम प्राप्त कर पा रहे हैं। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी स्वतः होने वाली, अपने आप होने वाली रासायनिक अभिक्रिया, भाई सेल के अंदर सेल को जो ही आप लगाएंगे अपने आप उसमें अभिक्रिया हो रही है, आप करवा नहीं रहे, तो किसी स्वतः होने वाली रासायनिक अभिक्रिया से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन, कोई काम अपने आप हो रहा है, तो उसकी जो एक प्रकार की ऊर्जा है वो दूसरे प्रकार की ऊर्जा बदल रही है, तो वो रासायनिक अभिक्रिया है, तो उसके अंदर संचित ऊर्जा क्या कहलाएगी? रासायनिक ऊर्जा, और वो हमें विद्युत ऊर्जा के रूप में अपनी ऊर्जा को दे रही है। तो रासायनिक अभिक्रिया में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया की से विद्युत ऊर्जा का प्राप्त करना, या फिर कोई अभिक्रिया अपने आप नहीं होती है, जैसे कि जल है, जल का विद्युत अपघटन अपने आप नहीं होता है, जल को आप तोड़ नहीं सकते स्वतः। तो आपने जल का अम्लीय विलयन लिया, उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाए, 11वीं क्लास में हमने सब पढ़ रखा है, इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, सेल क्या होता है, ये आप थोड़ा बहुत जानते हैं। तो आपने एक पात्र के अंदर जल लिया, ठीक है, जल में 2 इलेक्ट्रोड लगाएंगे, वही एनोड और कैथोड। जल कैसा है? थोड़ा एसिडिक कर लेते हैं ताकि इसकी चालकता बढ़ जाए, चालकत्व प्राप्त हो जाए, और इसको आपने ये बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है, प्लस माइनस, मतलब इसमें क्या प्रवाहित कर रहे हैं आप? विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा आपने अम्लीय जल में प्रवाहित की, तो जल का जो अणु है जो इस तरह से है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जो मिलकर बना हुआ है, तो उसके अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम है वो ऐसे सेपरेट नहीं होते, लेकिन आप अगर इसके जलीय इस विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इनके बीच में जो बॉन्ड है वो टूटेंगे, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जिस प्रकार जल का निर्माण होता है, तो जल से वापस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपने आप नहीं बनता, तो आपने इसको विद्युत ऊर्जा दी, है ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी दी जल को, जिससे इसके हर परमाणुओं के बीच में जो बॉन्ड थे वो टूटे, और ऑक्सीकरण, अपचयन, जो भी घटना हुई उस घटना के फलस्वरूप हमें प्रोडक्ट प्राप्त हुआ। मतलब एक अपने आप नहीं होने वाली अभिक्रिया, एक स्वतः नहीं होने वाली अभिक्रिया को हमने विद्युत ऊर्जा की सहायता से क्या करवाया? संपन्न कराया। तो मतलब विद्युत ऊर्जा को किसे बदला? रासायनिक ऊर्जा में बदला। भाई विद्युत ऊर्जा के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया हो रही है ना, तो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला। तो वे सभी घटनाएं जिनमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का अध्ययन किया जाता है, वो सभी विद्युत रसायन में पढ़ी जाती है। मोस्टली हम इसमें सेल का अध्ययन करते हैं। सेल ऐसी युक्ति है जिसके अंदर या तो आप किसी अभिक्रिया को संपन्न करवाएंगे और उससे विद्युत ऊर्जा को प्राप्त करेंगे, या आप उस किसी पदार्थ को ऊर्जा देंगे विद्युत के रूप में और उससे कोई रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराएंगे। तो ये दोनों ही प्रोसेस जिसके अंदर होती है वो सब युक्तियां सेल कहलाती है, और सेलों का अध्ययन हम विद्युत रसायन वाले टॉपिक में करते हैं। तो ये हमारा इस चैप्टर का क्या है? इंट्रोडक्शन है कि इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे। सेलों में अधिकांशतः जो अभिक्रियाएं होती है वो रेडॉक्स अभिक्रियाएं होती है, यानी कि किसी एक पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा होता है, दूसरे पदार्थ का अपचयन हो रहा होता है, और स्वतः होती है, और जिससे विद्युत ऊर्जा मिलती है। या फिर विद्युत ऊर्जा के द्वारा आप किसी रेडॉक्स अभिक्रिया को संपन्न कराते हो, और उस रेडॉक्स अभिक्रिया के फलस्वरूप आपको मतलब रासायनिक ऊर्जा के रूप में एक प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो विद्युत ऊर्जा के रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन और रासायनिक ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन का अध्ययन रसायन विज्ञान की जिस शाखा में किया जा रहा है वो वैद्युत रसायन कहलाती है। अब वैद्युत रसायन के अंदर हमें चूंकि विद्युत धारा, चालकत्व, है ना, चालक, इन सब का अध्ययन हमें करना पड़ेगा, क्योंकि विद्युत आ गई तो विद्युत से रिलेटेड सारे टर्म्स हम यूज में लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जैसे जो चालकों का प्रकार है, चालक मतलब जो विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं, तो उन चालकों के अंदर क्योंकि
तीन तरह के पदार्थ हैं, चालक, कुचालक और अर्धचालक। तो हमें यहाँ पर केवल चालकों का अध्ययन करना है, क्योंकि विद्युत धारा के प्रवाह की बात कर रहे हैं हम, तो कुचालकों की चर्चा होगी नहीं। तो चालकों में भी हम क्या पढ़ते हैं, एक है धात्विक चालक और एक होता है धात्विक चालक एवं वैद्युत अपघटनी चालक। सबसे पहले हम बात करें धात्विक चालक, या सबसे पहले बात कर ले चालक की, तो वे सभी पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं सभी चालकों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अब इसमें धात्विक चालक की हम बात करें सबसे पहले, तो धात्विक चालक मेटेलिक कंडक्टर क्या होते हैं, चालक मतलब कंडक्टर। तो धातु नाम से पता चल रहा है, धातुओं से मिलकर बने होते हैं। और धातुओं में क्या है, धातुओं में जैसे आपका गोल्ड, लोहा आ गया, एल्यूमिनियम आ गया, ठीक है, कॉपर आ गया, निकल आ गया, ये सब धातुएं, जितनी भी धातुएं आप जानते हैं। तो धातुएं जो है विद्युत का चालन दर्शाती हैं, सभी धातुएं विद्युत का चालन दर्शाती है बिना किसी अपवाद के। और धातुओं में विद्युत के चालन के लिए जिम्मेदार कौन है, तो धातुओं में विद्युत का चालन होता है मुक्त गतिशील इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। ठीक है, धातुओं में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो परमाणु के नाभिक से, बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन उन पर परमाणु के नाभिक का इतना आकर्षण बल नहीं होता, तो वो गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो धातुओं में जो संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन है, यानी जो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन है, वो उस चालक धातु में गति करते हैं, और उनकी गति के फलस्वरूप क्या प्रवाहित होती है, उसमें विद्युत धारा। विद्युत धारा के प्रवाह की जो शर्त है वो है आवेश का प्रवाह। किसी भी पदार्थ के अंदर से अगर आवेश का प्रवाह हो रहा है तो उसमें से क्या प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। क्योंकि हम जानते हैं धारा की परिभाषा क्या है, एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, विद्युत धारा। तो आवेश का जो प्रवाह हो रहा है वो किस रूप में, किसके द्वारा हो रहा है, कौन सा पार्टिकल आवेश को फ्लो करवा रहा है, प्रवाहित करवा रहा है उस पदार्थ के अंदर, तो उस तरह से ये चालकों के प्रकार है। तो धात्विक चालक में आवेश वाहक कौन होते हैं, मुक्त गतिशील इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि एक सिरे से, धातु के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जाते हैं। तो ऐसे में वो अपने साथ आवेश लेकर जाते हैं, और आवेशों का प्रवाह ही क्या है, विद्युत धारा। तो धात्विक चालकों के अंदर आवेश वाहक होते हैं मुक्त गतिशील इलेक्ट्रॉन, जो ऋणावेशित होते हैं। ठीक है, आवेश है, आवेश कोई सा भी हो, ऋणावेश का प्रवाह हो चाहे धनावेश का प्रवाह हो, धारा बहेगी। ठीक है, उसको विद्युत धारा प्रवाह के लिए ऐसे नहीं कि धनावेश ही प्रवाहित होना चाहिए। हालांकि जो परिभाषा होती है विद्युत धारा की वो क्या है, एकांक समय में प्रवाहित धनावेश की मात्रा, मतलब धनावेश के प्रवाह के हिसाब से हम देखते हैं कि जैसे धात्विक चालक है तो उसमें इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं इधर से इधर, तो आपने सुना होगा कि धारा की दिशा हम किधर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की विपरीत दिशा में। क्यों, क्योंकि इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं जो कि ऋणावेशित है, यानी ऋणावेश इधर से इधर जा रहा है, तो धनावेश किधर आ रहा होगा, इधर आ रहा होगा, तो धनावेश की दिशा विपरीत हो जाएगी। इस और धनावेश की जो दिशा होती है वही क्या होती है, धारा की दिशा होती है। तो ऐसे में धारा की दिशा को हम विपरीत दिशा में ले लेते हैं। तो धात्विक चालकों में आवेश वाहक मुक्त गतिशील इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब धात्विक चालकों का जो चालकत्व है, दो टर्म आती है, एक तो प्रतिरोध होता है और एक होता है चालकत्व। तो फिजिक्स के अंदर हम प्रतिरोध और प्रतिरोधकता वाली टर्म यूज में लेते हैं, क्योंकि फिजिक्स के अंदर धात्विक चालक पढ़े जाते हैं, तो धात्विक चालकों के लिए अक्सर प्रतिरोध और प्रतिरोधकता शब्द यूज में आता है। और केमिस्ट्री में हम जो है यहाँ धात्विक चालक पढ़ तो रहे हैं, लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य जो है वो है वैद्युत अपघटनी चालकों को जानना है। तो उनके लिए हम, क्योंकि इनके लिए प्रतिरोध का मान बहुत कम होता है, ठीक है, वो प्रतिरोध का मान बहुत ज्यादा होता है, चालकत्व का मान बहुत कम होता है, तो इसलिए हम इनके लिए चालकत्व वाली टर्म यूज में लेते हैं। हालांकि दोनों टर्म एक दूसरे के अपोजिट होती है और एक ही बात बताती है। चालकत्व का तो मतलब होता है कि कोई पदार्थ विद्युत धारा का कितना अच्छा चालक है, उसको मापने के लिए जिस गुण का उपयोग किया जा रहा है, जिस भौतिक राशि का उपयोग कर रहे हैं, वो चालकत्व है। और दूसरा हो गया प्रतिरोध। तो प्रतिरोध क्या है, पदार्थ का वह गुण जिसमें वह विद्युत धारा के प्रवाह में क्या उत्पन्न कर रहा है, बाधा उत्पन्न कर रहा है। तो जितनी ज्यादा बाधा उत्पन्न करता है कोई पदार्थ धारा के प्रवाह में, उसका प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होता है। या फिर इसका उल्टा कर दो, उसका चालकत्व उतना ही क्या होता है, ज्यादा होता है। तो चालकत्व बोल दो, प्रतिरोध बोल दो। चालकत्व तो है रुकावट का मान, और प्रवाहित करने में कितनी आसानी हो रही है उसका मान, और प्रतिरोध किसका मान है, धारा के मान में रुकावट का मान है। तो यहां पर हम चालकत्व शब्द यूज में लेते हैं प्रतिरोध के स्थान पर। तो आवेश प्रवाह जब होता है किसी पदार्थ में से, तो उसका चालकत्व वो विद्युत का चालन दर्शाता है। तो धात्विक चालकों का जो चालकत्व है कि वो कितने अच्छे चालक हैं, ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो कारकों में जैसे कि क्या आ जाएगा, पहला कारक आ जाएगा उस धातु के अंदर, वो धात्विक जो चालक है उसके अंदर संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्योंकि हम जानते हैं संयोजकता इलेक्ट्रॉन ही मुक्त रूप से गतिशील हो सकते हैं, मुक्त गति कर सकते हैं। तो जितने ज्यादा संयोजकता इलेक्ट्रॉन किसी धातु परमाणु के पास होंगे, उसका चालकत्व उतना ही ज्यादा आएगा। तो संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या या संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या,
ठीक है। धातु परमाणु की संरचना और उसकी प्रकृति, मतलब जो धातु का टुकड़ा आपने लिया है उसमें परमाणुओं के बीच में कौन से बॉन्ड्स हैं, ठीक है, और जो परमाणु है उनका साइज क्या है, मतलब बड़े आकार के परमाणु होंगे तो उनमें से इलेक्ट्रॉन का मुक्त होना ईजी होगा। तो धातु परमाणु कौन सा है, ठीक है, उसकी संरचना और उसकी प्रकृति, धातु की संरचना व प्रकृति, उसका घनत्व कितना है, ये सब कर। हाँ, तीसरा आ जाएगा धातु का घनत्व। घनत्व जितना ज़्यादा होगा, एकांक आयतन में परमाणुओं की संख्या भी उतनी ज़्यादा रहेगी, तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन भी उतने ही ज़्यादा रहेंगे, तो उस हिसाब से चालकत्व का मान भी उतना ही ज़्यादा आएगा, तो धातु का घनत्व हो जाएगा। तापमान आ जाएगा किसका, धात्विक चालक का। तो तापमान कितना लिया है आपने, ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है धातुओं के लिए चालकत्व। इसका क्या अर्थ हुआ कि तापमान जितना ज़्यादा होगा चालकत्व उस धातु का उतना ही कम आएगा। तो तापमान बढ़ाने से ऐसा क्या होता है, तो तापमान ज़्यादा होने पर परमाणु जो होते हैं, हम जानते हैं किसी भी ठोस के अंदर परमाणु जो है अपने स्थान पर क्या करते हैं, कंपन करते हैं। तो धातु का जो टुकड़ा है उसके अंदर भी परमाणु अपने स्थान पर कंपन कर रहे हैं, और ये जो कंपन गति है वो ताप के समानुपाती हो। जितना अधिक ताप होगा परमाणु का कंपन उतना ज़्यादा बढ़ेगा, और परमाणु का कंपन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉनों के मार्ग में जो धातु परमाणु है वो ज़्यादा रुकावट उत्पन्न करेंगे। जितना ज़्यादा कंपन करेंगे इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में उतनी ज़्यादा बाधा उत्पन्न होगी, यानी प्रतिरोध उतना ही बढ़ेगा। प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालकत्व घटेगा। तो ताप बढ़ाने पर धात्विक चालकों का चालकत्व घटता है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद धातुएं तो विद्युत की चालक होती ही हैं, कुछ अधातुएं भी हैं जो विद्युत का चालन दर्शाती है ठोस अवस्था में भी। तो उनमें जैसे कि आ गया हमारा ग्रेफाइट, जो कि कार्बन का एक अपर रूप है। हम जानते हैं ग्रेफाइट के अंदर संयोजकता कोश में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मुक्त रहता है, वो आबंधन में भाग नहीं लेता। तो ये मुक्त गतिशील इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट को क्या बनाता है, विद्युत का चालक। कार्बन ब्लैक भी होता है, कज्जल जो होती है वो भी विद्युत की चालक होती है। तो इस तरह से कुछ कार्बनिक यौगिक भी ऐसे हैं जो विद्युत का चालन दर्शा देते हैं, कार्बनिक बहुलक कुछ ऐसे हैं। तो कुल मिला के मोस्टली धातुएं जो होती है वो विद्युत का चालन दर्शा रही है, और उसके चालन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, 4 वो ये ले लिए, और 1-2 धातुएं भी विद्युत का चालन दर्शाती हैं। अब तो ये धात्विक चालक थे। धात्विक चालक के बाद आता है वैद्युत अपघटनी चालक, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, है ना, विद्युत अपघटनी चालक। और विद्युत अपघटनी चालकों को ही हम विद्युत अपघट्य के नाम से जानते हैं, है ना। विद्युत अपघटनी चालक बोल दो, और इन्हीं का एक और नाम है क्या, विद्युत अपघट्य। विद्युत या वैद्युत भी लिख देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। तो विद्युत अपघट्य या विद्युत अपघटनी चालक ये वे पदार्थ होते हैं जो अपनी ठोस अवस्था में तो मोस्टली विद्युत के कुचालक होते हैं, किंतु गलित अथवा विलयन प्रावस्था में, ठोस अवस्था में तो विद्युत के कुचालक होंगे, किंतु गलित अथवा विलयन प्रावस्था में ये विद्युत का चालन दर्शाते हैं। गलित का मतलब जैसे आपने नमक लिया तो नमक पिघली हुई अवस्था में है, नमक ठोस होता है, ठोस अवस्था में नमक विद्युत का चालन नहीं दर्शाता। लेकिन अगर आप उसको पिघली हुई अवस्था में लेंगे या उसको आप जल में घोल करके उसका क्या बना लेंगे, जलीय विलयन, तो या तो विलयन प्रावस्था में हो, किसी विलायक के साथ घुल रहा हो जैसे जलीय विलयन है, या फिर वो गलित अवस्था में हो, तो ऐसी स्थिति में वो विद्युत का चालन दर्शाएगा। तो वे पदार्थ जो गलित अथवा विलयन प्रावस्था में विद्युत का चालन दर्शाते हैं विद्युत अपघटनी चालक कहलाते हैं। अब इनमें आवेशवाहक कौन होता है, जैसे धात्विक चालकों में आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन थे, उसी प्रकार इनमें आवेशवाहक जो होते हैं वो मुक्त गतिशील आयन होते हैं, मुक्त गतिशील आयन। तो आयन जो है वो इनमें धारा का प्रवाह दर्शाते हैं। आवेश के प्रवाह हेतु आयन उत्तरदायी होते हैं। आयन धनायन या ऋणायन कोई भी हो सकता है। विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर गमन करते हैं ये। जैसे आपने किसी NaCl को ही जल में घोल करके उसका विलयन बनाया, तो विलयन में कौन कौन से आयन होंगे, Na+ होगा, Cl- होगा, और ये आयन क्या करेंगे, जो हम इसके इलेक्ट्रोड होते हैं धातु के, ठीक है, और इस तरह से हमने एक गैल्वेनोमीटर से इसको जोड़ दिया, तो क्या होगा, जो इसमें परिपथ पूर्ण होगा, जो इस स्विच को ऑन करेंगे तो ये जो आयन है वो विपरीत दिशा में गति करने लग जाएंगे। मतलब स्विच ऑन करेंगे, गैल्वेनोमीटर क्या आप गैल्वेनोमीटर तो यहाँ लगा ही दिया, इसके अलावा बैटरी तो जोड़ेंगे, क्योंकि विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है या नहीं ये देखना है, चालक है या नहीं, तो करंट तो लगाना ही पड़ेगा। तो आपने विद्युत स्रोत से इसको जोड़ा, तो आप क्या देखेंगे कि जो विपरीत आवेशित आयन है जो इस विलयन के अंदर उपस्थित है, NaCl के Na+ और Cl- आयन, ये विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर, जो धनावेशित इलेक्ट्रोड की ओर तो कौन आएगा, क्लोराइड आयन, और ऋणावेशित इलेक्ट्रोड की ओर कौन आएगा, सोडियम आयन आएगा। तो इस तरह से विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर आयनों का प्रवाह होता है, और आयन आवेशित होते हैं तो इस तरह से आवेश का प्रवाह होता है, और परिणाम स्वरूप विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो
वैद्युत अपघटनी चालक कौन हो जाएंगे? जो अपनी गलित या विलयन प्रावस्था में आयनों की गति द्वारा विद्युत का चालन दर्शाते हैं। इसमें कौन कौन आ जाते हैं विद्युत अपघटनी चालकों में? इसमें अम्ल आ गए, क्षार आ गए, लवण आ गए, ये सब इसमें होते हैं। जैसे HCl है तो HCl दो विपरीत आवेशित आयनों से मिलकर बना हुआ है। क्षारों में जैसे NaOH वगैरह ले लिया, NaCl ले लिया, लवण वगैरह, ठीक है। लवण मतलब जो अम्ल और क्षार की क्रिया से बनते हैं, तो अम्ल, क्षार, लवण ये सभी विद्युत अपघटनी चालक होते हैं, मतलब गलित या विलयन प्रावस्था में विद्युत का चालन दर्शाते हैं। इसके बाद ये तो था विद्युत अपघटनी चालक हो गए, तो वो पदार्थ जो दर्शा रहे हैं धारा का प्रवाह। और इसके अलावा एक होते हैं वैद्युत अनअपघट्य। ये तो वैद्युत अपघट्य था, वैद्युत अनअपघट्य। ये वैद्युत अनअपघट्य क्या होते हैं? है ना, नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं इनको। ये वे पदार्थ होते हैं जो विद्युत धारा का चालन नहीं दर्शाते, है ना। गलित और विलयन दोनों ही प्रावस्था में विद्युत का चालन नहीं दर्शाते। तो जैसे कि आपने ग्लूकोज ले लिया, है ना, तो ग्लूकोज ठोस अवस्था में भी और गलित अवस्था में भी। क्यों? क्योंकि ये गलित अवस्था में अपने आयनों में नहीं टूटता है, और विलयन बनाएंगे तो भी ये आयनों में नहीं टूटेगा। तो जितने भी कार्बनिक यौगिक है, अधिकांशतः जो कार्बनिक यौगिक है या हम कहें सहसंयोजक यौगिक है, वो गलित और विलयन दोनों प्रावस्थाओं में विद्युत का चालन नहीं दर्शाते, क्योंकि इनके पास मुक्त गतिशील इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो ये विद्युत अपघटनी चालकों की श्रेणी में नहीं आएंगे। तो इनको हम क्या बोल देते हैं? विद्युत अनअपघट्य, यानी विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इनका अपघटन नहीं होता, ये आयनों में नहीं बदलते हैं और आयन प्रवाहित नहीं होते हैं। ग्लूकोज हो गया, अल्कोहल हो गया, है ना, यूरिया हो गया, है ना, शक्कर हो गया आपका, चीनी वगैरह, ये सब ये विद्युत का चालन नहीं दर्शाते, ठोस में भी और गलित अवस्था में भी और विलयन प्रावस्था में भी, किसी भी अवस्था में। जबकि ये गलित और विलयन प्रावस्था में दर्शाते हैं। तो विद्युत अपघट्य और विद्युत अनअपघट्य। तो रसायनों के अंदर धातुओं की तो बात अलग थी, वो तो फिजिक्स में पढ़ते हैं, धातुओं वाला टॉपिक यहाँ नहीं चलेगा। धातुएं तो विद्युत की चालक होती है और उसमें इलेक्ट्रॉन आवेश प्रवाह के लिए जिम्मेदार होते हैं। यहाँ पर हमें इसको पढ़ना है, वैद्युत अपघट्य और वैद्युत अनअपघट्य को भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये तो धारा का चालन कर ही नहीं रहे। तो वैद्युत अपघट्यों का अध्ययन इस चैप्टर में हम करेंगे। अब वैद्युत अपघट्यों के अंदर वैद्युत अपघट्यों को पुनः फिर दो श्रेणियों में बांटा गया है। तो ये दो श्रेणियां कौन कौन सी है? तो एक है प्रबल विद्युत अपघट्य और एक है दुर्बल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य और एक होते हैं दुर्बल। तो प्रबल विद्युत अपघट्य किनको बोलेंगे? तो प्रबल विद्युत अपघट्य वे होते हैं जो अपनी सभी सांद्रताओं पर पूर्णतः वियोजित होते हैं, 100% आयनन दर्शाते हैं, उनको हम प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। मतलब आपने 1 लीटर पानी में चाहे 10 ग्राम डाला हो विद्युत अपघट्य का, चाहे 50 ग्राम डाला हो, मतलब सांद्रता कितनी भी हो, है ना, आंशिक मात्रा हो या ज्यादा मात्रा हो, सभी सांद्रताओं पर जो पूर्णतः वियोजित होते हैं 100%। मतलब आपने जैसे NaCl के 100 अणु जल में डाले और 100 के 100 अणु वियोजित हो गए, जो कि 100 Na+ बना रहे हैं और 100 क्या बना रहे हैं? Cl- बना रहे हैं। मतलब पूर्ण वियोजन जिनका हो गया, कोई भी अणु ऐसा नहीं बचा जिसका आयनन ना हुआ हो विलायक के अंदर। तो 100% आयनित जो हो जाते हैं उनको हम प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं, सभी सांद्रताओं पर। ठीक है, इसमें कौन कौन आ जाएगा? मतलब इनके लिए अल्फा की मात्रा 1 होती है, पूर्ण वियोजन हो रहा है 100% हो गया। इनमें कौन कौन आ जाएगा? जितने भी प्रबल अम्ल है ना, प्रबल अम्ल पूरी तरह से आयनित होते हैं विलयन के अंदर। प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने कौन? लवण। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण, जैसे कि हमने प्रबल अम्ल में लिया HCl है ना, H2SO4 है, ठीक है। प्रबल क्षार में ले लिया जैसे NaOH है, KOH है, और इससे बने हुए लवण मतलब जैसे HCl और NaOH से क्या बनता है? जैसे NaCl बनता है, ठीक है। Na2SO4 बन गया, ठीक है। इनके बने हुए लवण KCl हो गया। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण। इसके अलावा प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार से बने लवण, दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार से बने लवण। मतलब जितने भी लवणों की कैटेगरी है, एक कैटेगरी छोड़ दो, लवणों की 3 कैटेगरी होती है। प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से बने, दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार से बने, 4 कैटेगरी। प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार से और दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार से। तो इसमें केवल दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार से बने जो लवण है ना, उनको छोड़ करके जितने भी प्रकार के लवण है वो सभी प्रबल विद्युत अपघट्यों में आते हैं, यानी 100% पूर्णतः आयनित होते हैं। ठीक है,
तो 100%। और तनुता बढ़ाने पर या इनकी सांद्रता, इनकी जो चालकत्व होता है उस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हर सांद्रता पर पूरी तरह से वियोजित हो रहे हैं, तो विलायक की मात्रा कम हो चाहे ज़्यादा हो, इनके चालकत्व पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनका वियोजन सभी सांद्रताओं पर पूर्ण रूप से हो जाता है, 100% हो जाता है। अब आता है दुर्बल विद्युत अपघट्य। दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं? जो पूर्णतः वियोजित नहीं होते, जो विलयन में पूर्णतः वियोजित नहीं होते, आंशिक रूप से वियोजित होते हैं। और जो जैसे मान लो आपने 100 डाला, एसिटिक अम्ल ले लिया जो कि एक दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है, एसिटिक अम्ल के 100 अणु आपने डाले, इसमें से 20 ही वियोजित हो रहे हैं, CH3COO- प्लस H प्लस, मतलब अपने आयनों में 20 ही वियोजित हुए, बाकी 80 तो कैसे हैं, ऐसे कैसे ही हैं, जो लिया था वैसा का वैसा ही वो अणु उस विलयन में उपस्थित है। तो पूर्णतः वियोजित नहीं होते, आंशिक रूप से वियोजित होते हैं, उनका केवल एक थोड़ा सा हिस्सा ही वियोजित होता है, तो ऐसे विद्युत अपघट्यों को हम दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं। इन विद्युत अपघट्यों के लिए जो चालकत्व के मान है वो सांद्रता से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। आप तनुता बढ़ाएंगे, मतलब इसके अंदर विलायक की मात्रा, जितना ज्यादा पानी होगा अणु उतने ही दूर दूर रहेंगे और उनका वियोजित होना उतना ही आसान हो जाएगा। तो तनुता बढ़ाने पर क्या होती है, इनके वियोजन की मात्रा बढ़ती है, यानी अल्फा जो है वो बढ़ता है। तो अल्फा समानुपाती होता है इनके लिए, वियोजन की मात्रा तनुता के समानुपाती होती है। जितना ज़्यादा कम विद्युत अपघट्य मिला हुआ होगा उसका वियोजन उतना ही ज़्यादा होगा। तो तनुता बढ़ाने पर बढ़ती है और सांद्रता बढ़ाने पर घटती है। किनके लिए? दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए। कौन होते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य? जो विलयन में आंशिक रूप से वियोजित होते हैं, पूर्णतः वियोजित नहीं होते, और तनुता बढ़ाने के साथ साथ जिनके वियोजन की मात्रा बढ़ती जाती है। तनुता मतलब विलायक मिला रहे हैं, विद्युत अपघट्य नहीं, विलायक मिला रहे हैं, और जितना ज़्यादा विलायक मिलाएंगे वियोजन की मात्रा बढ़ती जाएगी। तो ये होते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य। एग्जाम्पल में कौन आ जाएगा इसके अंदर? दुर्बल अम्ल आ जाएंगे सारे। दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल में जैसे कि कौन हो गया? एसिटिक अम्ल हो गया जो अभी लिखा है हमने, CH3COOH, है ना। कार्बोनिक अम्ल हो गया H2CO3, ठीक है। तो ये दुर्बल विद्युत अपघट्य। और दुर्बल अम्ल के अलावा दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार में कौन आ गया? जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है। तो दुर्बल क्षार जो है, और इनके बने लवण, मतलब दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने जो लवण हैं, जैसे कि तो विद्युत अपघट्यों को पढ़ने के पश्चात अब हम धात्विक और विद्युत अपघटनी चालकों में अंतर देख लेते हैं। थोड़ा सा आप पहले जानते हैं वही रिपीट कर रहे हैं। तो धात्विक चालकों में आवेशवाहक कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें आवेशवाहक हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, मुक्त गतिशील इलेक्ट्रॉन आवेशवाहक में, ठीक है। जबकि विद्युत अपघटनी चालकों में क्या होता है? आवेश का प्रवाह किसकी वजह से होता है? मुक्त गतिशील आयनों की वजह से। इसमें आवेशवाहक कौन हो गया? मुक्त गतिशील आयन, जो धनायन और ऋणायन दोनों होंगे, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन है आवेश प्रवाह करने वाले, इसमें कौन है? आयन है। अगला हो जाएगा कि इसके अंदर जब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा होता है धात्विक चालकों में, तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से धातु में कोई परिवर्तन नहीं आता ना, तो रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। भाई आपने धारा प्रवाह से पहले जो धातु परमाणु लिया, धातु का टुकड़ा लिया था, धारा प्रवाह के बाद भी वो ऐसा कैसा ही बना रहता है, उसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। जबकि विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में क्या होता है? जो विद्युत अपघट्य आपने लिया है, NaCl जैसे लिया है, तो वो विलयन में जाएगा और विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों पर जाकर क्या हो जाएगा? अपघटित हो जाएगा। तो इसमें अपघटन की प्रक्रिया होती है, जो अभिकर्मक आपने लिया है बाद में वो नहीं रहता, कुछ और प्रोडक्ट के रूप में हमें वो इलेक्ट्रोडों पर प्राप्त होता है। तो इसमें विद्युत अपघटन की घटना संपन्न होती है और रासायनिक परिवर्तन आता है। अभिकर्मक जो लिया है वो किसी और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो रासायनिक परिवर्तन इसमें होता है, ठीक है। तो ये होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, यानी पदार्थ ही बदल जाता है। हम ये कह सकते हैं इसमें कोई पदार्थ की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं आता, जबकि इसमें पदार्थ बदल जाता है, दूसरे पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और रासायनिक परिवर्तन हो गया। इसमें पदार्थ का प्रवाह नहीं होता है, ये भी है, पदार्थ का प्रवाह नहीं होता है इसमें। पदार्थ का प्रवाह मतलब जैसे वो चालक तार जो है वो वहीं पे रहता है, उसके अंदर जो परमाणु वो भी वहीं रहते हैं, केवल आवेश
प्रवाह का कार्य कौन कर रहा होता है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पदार्थ की श्रेणी में नहीं है वहां पे। तो जैसा आपने पहले लिया था वैसा ही बाद में रहेगा। पदार्थ की जो मात्रा है वो किसी भी सिरे पर कम या ज्यादा नहीं रहेगी। कुल मिला के पदार्थ का प्रवाह इसमें नहीं होता। जबकि इसमें क्या होता है, विपरीत जो आयन है, विपरीत आवेशित आयन, वो अपने से विपरीत आवेशित इलेक्ट्रॉनों की ओर गमन करते हैं। तो आयनों से मिलकर वो व्युत्पन्न घट्टे बना है और वो आयन ही विपरीत आवेशित इलेक्ट्रॉनों की ओर जा रहे हैं, तो इसमें पदार्थ का प्रवाह हो जाता है ना। तो ये पदार्थ का प्रवाह हो जाएगा, इसमें नहीं होता है, ठीक है। और एक जैसे तापमान का प्रभाव, तो तापमान की बात करें तो धात्विक चालकों में जो परमाणु होते हैं वो ताप बढ़ाने पर उनका परमाणुविक कंपन बढ़ता है। परमाणुविक कंपन बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, यानी इलेक्ट्रॉनों के मार्ग में बाधा बढ़ेगी और ऐसे में चालकत्व का मान क्या होगा? घटेगा। जबकि इनमें क्या होगा? तापमान बढ़ाने पर जो आपने विद्युत अपघट्य लिया है उसके वियोजन की मात्रा बढ़ती है। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वो विद्युत अपघट्य अपने आयनों में टूटता है और जितने ज़्यादा आयन बनेंगे उतना ही ज़्यादा उनके द्वारा आवेश का प्रवाह होगा, तो चालकत्व में उतनी ही क्या होगी? वृद्धि होगी। तो ताप बढ़ाने पर इनका चालकत्व बढ़ता है और धात्विक चालकों का घटता है। तो इस प्रकार विद्युत अपघटनी चालक और धात्विक चालकों में ये कुछ अंतर हो गए जो आप पहले से जानते हैं। इसके बाद अगला जो टॉपिक है हमारा वो है विद्युत अपघट्यों के चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक। विद्युत अपघट्य आपने कोई सा भी लिया है ना, विद्युत अपघट्य अनपघट्य तो आप समझ गए। धात्विक चालक हम पढ़ते ही नहीं इसमें, तो केवल विद्युत अपघट्यों के बारे में पढ़ते हैं। मतलब ऐसे पदार्थ जो गलित या विलयन प्रावस्था में विद्युत का चालन करते हैं मुक्त आवेशित आयनों के द्वारा, मुक्त गतिशील आयनों के द्वारा। तो विद्युत अपघटनी जो चालक हैं, विद्युत अपघट्य जो पदार्थ हैं, विद्युत अपघट्य, उनके चालकत्व को वैद्युत अपघट्य लिख दो या विद्युत अपघट्य लिख दो। इनके चालकत्व को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? कि चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक लेने हमें। थ्योरी का टॉपिक है, आप बुक से पढ़ेंगे तो भी समझ में आएगा। तो कौन कौन से कारक जो विद्युत अपघट्य आपने लिया है उसके चालकत्व को प्रभावित करेगा? पहला जैसे हम ले लेते हैं तो अंतर आयनिक आकर्षण बल या अंतर आयनिक अन्योन्य क्रियाएं, ठीक है। आपने जो भी विद्युत अपघट्य लिया है उसके जो आयन हैं उनके मध्य जो आकर्षण बल है वो कितना मजबूत है। जितना ज्यादा अंतर आयनिक आकर्षण बल होगा धनायन और ऋणायन के मध्य, उनको सेपरेट करना उतना ही मुश्किल होगा। और जब तक वो सेपरेट नहीं होंगे तब तक वो विद्युत का चालन यानी आवेश का प्रवाह नहीं दर्शाएंगे और चालकत्व का मान बहुत कम आएगा। तो अंतर आयनिक आकर्षण बलों के मान न्यूनतम होने चाहिए, कम होने चाहिए। और कौन से आकर्षण के मान ज्यादा होने चाहिए? जैसे विलायक है, विलायक के साथ जुड़ेंगे ना भाई। घुलने की प्रक्रिया में क्या होता है, आप जलीय विलयन ले रहे हैं तो घुलने की प्रक्रिया में क्या होगा कि आयन जो है वो आयनों के बीच में जो आपस में जो बंध है वो टूटेगा और आयनों और विलायकों के बीच में नया बंध बनेगा, यानी आयन विलायक के साथ जुड़ जाएंगे। तो अंतर आयनिक आकर्षण बल तो होना चाहिए कम, और विलायक के साथ जो आयन है उनका आकर्षण ज्यादा होना चाहिए, यानी विलायक योजन ज्यादा होना चाहिए। आपने पढ़ा होगा, एक तो होती है जालक ऊर्जा, एक होती है जल ऊर्जा, जलयोजन ऊर्जा। तो जालक ऊर्जा मतलब जो आयनों को बांधे रख रही है, यानी आयनों को सेपरेट करने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता है वो तो जालक ऊर्जा। और इस ऊर्जा की पूर्ति कौन करती है? तो विलायक अणु जो आयनों से जुड़ता है तो जो ऊर्जा मुक्त होती है उसको विलायकन ऊर्जा, और विलायक के रूप में जल हो तो इसी को बोल देते हैं हम जलयोजन ऊर्जा। तो जलयोजन ऊर्जा ज्यादा होती है, तो ऐसे में विलायक जो आयन है वो जल के साथ उतनी आसानी से जुड़ जाते हैं, उतनी आसानी से घुल जाते हैं। तो ऐसे में ऊर्जा के हिसाब से भी देख सकते हैं। बाकी सिंपल लैंग्वेज में हम देखें तो आयनों के बीच में आकर्षण बल न्यूनतम होना चाहिए, तब जाकर के वो ज्यादा मात्रा में विद्युत का चालन दर्शाता है, चालकत्व का मान उतना ही ज्यादा आता है। अंतरायनिक आकर्षण बलों के बाद आयनों का विलायक योजन, आयनों का विलायक योजन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आयन के साथ, आयन जो है विलायक के साथ बहुत ज्यादा मात्रा में जुड़ बंधुता दर्शा रहे हैं, बहुत ज्यादा विलायक योजन अगर आयनों का हो रहा है, विलायक की परतें बहुत ज्यादा मात्रा में उस आयन के ऊपर चढ़ रही हैं, तो ऐसे में क्या होगा, वो आयन बहुत भारी हो जाएगा। मतलब ज्यादा विलायक के साथ बननी तो चाहिए लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं बननी चाहिए कि विलायक के अणु उससे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जुड़ना चाहें। तो अगर ऐसा होगा तो विलायक का अणु भारी हो जाएगा और उसकी गतिशीलता में क्या आएगी, कमी आएगी। वो विलयन के अंदर मुक्त रूप से जो गति कर रहा है विपरीत आवेशित इलेक्ट्रॉनों की तरफ, उस गति में धीमापन आ जाएगा, धीमा पड़ जाएगा। तो ऐसे में विलायक योजन ज्यादा नहीं होना चाहिए, आयनों का विलायक के साथ योजन कम होना चाहिए, ताकि कम से कम विलायक के अणु आयन के साथ जुड़ पाए और ऐसे में वो भारी ना हो, हल्का रहे और विपरीत आवेशित इलेक्ट्रॉनों की ओर इजीली गति कर पाए। तो विलायक योजन का मान कम होना चाहिए, ये हो गया। ठीक है, इसको आप बुक से पढ़ लेंगे, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। विलायक की विस्कासिता, विलायक की विस्कासिता, विस्कासिता को ही हम शांता बोलते हैं।
ठीक है, क्या मतलब हुआ कि भाई विलायक जो है ना वो गाढ़ा नहीं होना चाहिए, जितना ज्यादा गाढ़ा होगा मतलब उसके परमाणु विलायक के जितने निकट होंगे उसके बीच में गैप उतना ही कम रहेगा, और ऐसे में आयन उसके अंदर उतना ही स्लो मतलब धीमी गति से फ्लो हो पाएंगे। आप जानते हैं किसी गाढ़े जैसे दलदल में चलना हो तो ज्यादा जोर आता है, पानी में कम आता है। तो शानता जितनी ज्यादा रहेगी, गाढ़ापन जितना ज्यादा रहेगा विलायक का, उसके अंदर जो विद्युत अपघट्य घुला हुआ है उसका चालकत्व उतना ही क्या आएगा, कम आएगा। तो ये भी बहुत सिंपल सी बात है। और चौथा हो जाएगा जैसे कि सांद्रता। तो सांद्रता का दोनों विद्युत अपघट्यों पर अलग अलग प्रभाव है, प्रबल पर अलग है, दुर्बल पर अलग है। प्रबल विद्युत अपघट्य तो चूंकि हम जानते हैं सभी सांद्रताओं पर पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, तो सांद्रता बढ़ाएंगे तो आयन बढ़ेंगे, आयन बढ़ेंगे तो आयनों का चालकत्व बढ़ेगा, आवेश प्रवाह की जो मात्रा है उसमें वृद्धि होगी। तो प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए तो सांद्रता बढ़ाने पर चालकत्व बढ़ती है। लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, जितना ज्यादा डालेंगे ना उतना ही फिर उनकी वियोजन की मात्रा कम होती जाती है, वो तनुता बढ़ाने पर ज्यादा घटते हैं। तो सांद्रता बढ़ाने पर प्रबल के लिए तो बढ़ती है और दुर्बल के लिए घटती है। तो जब भी पूछा जाए प्रभाव सांद्रता का कैसा पड़ता है तो आप दोनों के लिए लिखेंगे। अगर प्रबल विद्युत अपघट्य लिया है तो सांद्रता बढ़ाने पर चालकत्व के मान बढ़ेंगे, और दुर्बल लिया है तो सांद्रता बढ़ाने पर बढ़ते नहीं है, घटते हैं, तनुता बढ़ाने पर बढ़ते हैं। ठीक है, पांचवा और लास्ट हो जाएगा आपका तापमान, जो आप जानते ही हैं कि विद्युत अपघट्य जो घुला हुआ है वो तापमान देने पर, ताप देने पर वियोजन की मात्रा बढ़ेगी तो आयनों की संख्या बढ़ेगी, वियोजित होने वाले आयनों की संख्या बढ़ेगी, साथ ही साथ उन आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, क्योंकि तापमान और गतिज ऊर्जा में सीधा संबंध होता है। तापमान बढ़ाएंगे तो अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, तो ऐसे में आयन जो है तेजी से विपरीत आवेशित इलेक्ट्रॉनों की ओर गमन करेंगे तो चालकत्व के मान में वृद्धि होगी। और धात्विक में तो क्या होता है कि परमाणुविक कंपन बढ़ने की वजह से घट जाती है। तो इस तरह से ये तापमान का प्रभाव हो गया, तो तापमान बढ़ाने पर बढ़ती है। तो ये विद्युत अपघट्य के चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक हो गए। ठीक है, 4-5 जो भी कारक है थ्योरी के हैं, इजी से आप पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएगा। तो इसी के साथ हमारा विद्युत अपघट्य वाला टॉपिक थोड़ा सा जो है कंप्लीट होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे वैद्युत अपघटनी सेल, है ना, जिसके अंदर विद्युत अपघटन की क्रिया होती है, यानी कि विद्युत ऊर्जा का उपयोग करके किसी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराया जाता है। ऐसी युक्ति का अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। आज के लिए इतना ही, इसकी थ्योरी तैयार करें। ठीक है, थैंक यू।